गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता नियंत्रण की आधुनिक संकल्पनाएं पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है, हम क्वालिटी कंट्रोल से क्या समझते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल का अगर डेफिनेशन में पढ़ूँ तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम यह पता लगाते हैं कि जो निर्मित उत्पाद में उपभोक्ताओं की आवश्यकता का कितना समावेश है और तथा वह निर्धारित विनिर्देशों का जो हमारा निर्धारित जो मानक है, स्पेसिफिकेशन है, उसके हम कितने करीब हैं। जो स्टैंडर्डाइजेशन हमने अपने प्रोडक्ट के लिए किया है वह स्टैंडर्डाइजेशन के कितने हम करीब हैं, हम यह देखते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो प्रोडक्ट के जो है मार्केट कैप्चरिंग की भी एक बहुत बड़ी जो है एलिमेंट होती है। अब गुणवत्ता क्या होता है और हम क्या उसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं वो हम देखेंगे। तो संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो इस तरीके से हैं। गुणवत्ता के जो मुख्य अभिप्राय यह है कि उत्पाद किस प्रयोजन के लिए निर्मित किया गया है वह पूरा ठीक तरीके से उस प्रयोजन को जो है वो मीट करे, उस चीज़ को उसका निर्वाह करे। सपोज कि एयर कंडीशनर हमने बनाया है तो एयर कंडीशनर की जो क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब वो गर्मी पड़े, जब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो वो अंदर की टेम्परेचर जो है वो कूल कर सके। गुणवत्ता का सीधा संबंध विनिर्माण लागत में यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तथा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस से भी होता है। क्योंकि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं उसकी, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर हम क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी वैरी करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर वैरी करती है तो हमारा सेलिंग प्राइस भी जो है वैरी करता है। तो इसके अनुसार हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा जो सेलिंग प्राइस है डैट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। की क्वालिटी अगर आपने अच्छा बनाया तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, अच्छा होगा। फिर जो है हम तीसरी चीज़ ये देखते हैं कि गुणवत्ता का संबंध उसकी निर्मित संख्या से भी है, कि जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वांटिटी आपने बनाया वो कैसा है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वह कितना अधिक अच्छे से वर्क कर पा रहा है। गुणवत्ता को सीधे ही मापा नहीं जा सकता, किसी उत्पाद की गुणवत्ता को किसी मानक से तुलना करके ही परखा जा सकता है। जो हम स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स करते हैं उस स्टैंडर्डाइजेशन के बेस पे हम इसको बता सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितना अच्छा है, कितनी उसकी अच्छी क्वालिटी है। हम ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो हमारा कितना अच्छा है। तो जो किसी भी फैक्ट्री में जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट को ये स्टैंडर्ड पे मीट करना है। तो उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे आपने देखा होगा ISO सर्टिफाइड बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, बहुत सारे होटल्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। तो वो उसकी एक स्टैंडर्डाइजेशन है कि दे हैव शोन द रिक्वायरमेंट टू मेंटेन फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो मानकीकरण है उसके अकॉर्डिंग उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं। उन ज़रूरतों को अगर वो ऑर्गेनाइजेशन फुलफ़िल करता है तो वो उनको प्रदान किया जाता है, वो क्वालिटी प्रदान की जाती है उसमें। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा गुणवत्ता नियंत्रण होता है वो होता क्या है और इसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स का क्रमबद्ध नियंत्रण है जो उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को अगर बना रहे हैं तो आप रॉ मटेरियल के पीछे जाएंगे। रॉ मटेरियल अगर आपका अच्छा नहीं है तो वहीं से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो पदार्थ, औजार, मशीन, श्रम का प्रकार, कार्यकारी दशाएं, मापन यंत्रों आदि पर निर्भर करती है। यानी आपका रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए, आपके जो मापन यंत्र हैं वो अच्छे होने चाहिए, जो आपका मशीन टूल है ऑन विच मशीन वी आर गोइंग टू प्रोसेस द प्रोडक्ट दैट शुड बी गुड सो दैट वी कैन गेट द राइट प्रोडक्ट, वी कैन गेट द प्रोडक्ट एज पर आवर स्टैंडर्डाइजेशन। हम अपने प्रोडक्ट को मानकीकरण के अनुसार ही हम उसको ले पाएंगे। तो वो हमारा जो होता है इन सारी चीज़ों पे जो है हमारा क्वालिटी डिपेंड करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि हमारा जो मशीन है वो अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं, उसकी कैलिब्रेशन होती है कि नहीं। कैलिब्रेशन मीन्स कि हम अपने मशीन को हर साल जो है एक जो मानकीकरण इंटरनेशनल लेवल पे है उसके अकॉर्डिंग उसको हम खरा उतारते हैं। तो उस वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं कि हमारी ये अगर सारी चीज़ें अच्छी हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो भी अच्छा होगा।
जो नेक्स्ट है वो है गुणवत्ता नियंत्रण को ऐसी गतिविधियों के सकल समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ये सुनिश्चित करता है कि संक्रियाओं द्वारा न्यूनतम लागत पर अनुकूलतम गुणवत्ता के उत्पाद निर्मित कर सकें। मतलब मिनिमम कॉस्ट पे हम ऑप्टिमल जो है हमारा ऑप्टिमम क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम ये निर्मित कर सकें। क्योंकि अगर आप कॉस्ट बढ़ा रहे हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो इट्स नॉट टेक्नोलॉजिकली गुड। ये इसमें कुछ आपने टेक्निक इस्तेमाल नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति अगर कॉस्ट हाई करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी क्वालिटी हाई हो जाएगी। उसी तरीके से हम ये सर्च करते रहते हैं कि मिनिमम कॉस्ट पे हम क्वालिटी को कैसे हाई करें। तो मिनिमम कॉस्ट पे क्वालिटी को हाई करने के लिए इन सारी फैक्टर्स पे हम ध्यान देते हैं कि द रॉ मटेरियल, द मशीन्स ऑन विच द प्रोडक्ट विल बी गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, जो ऑपरेटर्स हैं वो कितने अच्छे हैं, और जो इन्वायरमेंट है वो कितना अच्छा है, और जो हमारा जो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कितने अच्छे हैं। फिर गुणवत्ता नियंत्रण जो है एक विभाग का नाम दिया जा सकता है जिसका पूरा समय गुणवत्ता गतिविधियों के लिए समर्पित हो। हर एक फैक्ट्री में हमारा एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जो वो ये सुनिश्चित करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो उसी मानकीकरण के अनुसार बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टैंडर्डाइजेशन जो हमने फिक्स किया है, जो एडेप्ट किया अपने फैक्ट्री के लिए, अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो उस पर कार्यरत है या नहीं है, उसकी चेकिंग करने के लिए हम ये अलग डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल गुणवत्ता नियंत्रण का एक विभाग उस संगठन में हम फिक्स कर देते हैं। अब एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक डेफिनेशन दिया है, A.Y. फिग्रोगोरबैम। इनके अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण किसी संगठन के विभिन्न समूहों के गुणवत्ता विकास, गुणवत्ता रखरखाव तथा गुणवत्ता उच्चीकरण प्रयासों को जोड़ने की एक प्रभावशाली प्रणाली एन इफेक्टिव सिस्टम है जिससे कि उत्पादन तथा सेवाएं सर्वाधिक मितव्ययी स्तरों पर की जा सकें तथा ग्राहक की पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो सके। मतलब इनके कहने का ये मतलब है कि इट इज़ एन इफेक्टिव सिस्टम अंडर विच हम मेंटेनेंस रखते हैं गुणवत्ता का, हम गुणवत्ता का डेवलपमेंट करते हैं, हम गुणवत्ता का उच्चीकरण कर सकते हैं। हाउ वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट, हाउ वी कैन मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट एंड हाउ वी कैन डेवलप द क्वालिटी इन आवर प्रोडक्ट्स। इन तीनों चीज़ का ध्यान हम रखते हैं जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में होता है। अब जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्या ऑब्जेक्टिव उसके हैं, ये हम बात करेंगे। तो जो क्वालिटी कंट्रोल का सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो यह उद्देश्य होता है कि गुणों के ऐसे मानक निर्धारित करना जिनको समावेशित करना संभव हो तथा जो उपभोक्ता की आशाओं के अनुरूप हो। हम ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए ऐसी चीज़ें हम नहीं इंड्यूस कर देते हैं जो हम एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं अपने फैक्ट्री के लिए। तो गुणों के ऐसे मानक को हम निर्धारित करते हैं जो हमारे फैक्ट्री के इन्वायरमेंट के अंदर एकोमोडेट हो सके और उसके अनुसार जो हमारी कंज्यूमर्स की जो डिज़ायर है उसको भी फुलफ़िल कर सके। इन दोनों चीज़ों को हम सामंजस्य बना के वी हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन द एकोमोडेशन ऑफ द क्वालिटी मेथड्स इन द फैक्ट्री एंड द डिज़ायर ऑफ द कंज्यूमर। हमारा प्रोडक्ट ऐसा बने कि जो हमारे क्वालिटी को मेंटेन करे स्टैंडर्ड के अनुसार और वो कस्टमर के डिज़ायर को भी फुलफ़िल कर सके। दूसरी जो इसमें इफ फंक्शन है या ऑब्जेक्टिव है जो गुणवत्ता का, वो हम देख सकते हैं कि दोष का स्थान, दोषी प्रक्रम या अव्यय का पता लगाकर प्रक्रम को रोक देना जिससे और अधिक अपव्यय ना हो। जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इज़ वेरी एक्टिव। वो एक्टिव इसलिए रहते हैं कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उस प्रोडक्ट को जो डिफेक्टिव स्टेशन है, जो डिफेक्टिव प्लेस है, उसको वहीं रोक के उस प्रोसेस को हम सुधार करते हैं। उस प्रोसेस को हम फिर से रीअरेंज करते हैं कि जो हमारे डिफेक्ट शुरू हो रहे हैं वो डिफेक्ट्स वहीं से जो है स्टॉप हो जाएं और हमारे जो प्रोडक्ट्स हों वो अच्छे प्रोडक्ट्स बन के आएँ जिससे कि वेस्टेज जो है वो कम से कम हो पाए। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है, दोष का निराकरण करके उत्पादन के गुण बनाए रखने की व्यवस्था। जो भी हमारे डिफेक्ट्स हैं क्वालिटी में, जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स के जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, उन डिफेक्ट्स को दूर करके हम अपने क्वालिटी को बनाए रखने के लिए इस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को एक्टिव रखते हैं।
प्रक्रम में सुधार करके अस्वीकृत उत्पादों की संख्या कम करना है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है, मास प्रोडक्शन होता है, लॉट साइज में होता है, तो उसमें कुछ बहुत सारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ये ध्यान रखता है कि वी हैव टू मिनिमाइज द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन आवर प्रोसेस। और उसके लिए वही जो सारी चीज़ें हैं, द रॉ मटेरियल, मशीन टूल, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड द इन्वायरमेंट और जो ऑपरेटर, ये 5-6 चीज़ों को हम बिल्कुल रेगुलर चेक करते रहेंगे कि दे आर वर्किंग ऑन द स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स टू मेंटेन द क्वालिटी और नॉट। तो ये चीज़ें हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मेंटेन होने के लिए ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरतमंद हैं। इनको हम बार बार चेक करते रहते हैं, इनको हम बार बार जो है देखते रहते हैं। फिर फिफ्थ है कि जो उत्पादन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के यथासंभव उपाय सुझाना, कि वट एवर द प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू फेस इन फ्यूचर टू मेंटेन आवर क्वालिटी प्रोडक्ट, उसको जो है हम देखते हैं और उसको जो है हम क्या करते हैं, हम उसका निराकरण करते हैं, उसके हम जो है प्रोसेस को सुझाते हैं, उसके जो है हम प्रोसेस को क्या करते हैं, नई नई जो उसके एडवाइस हैं, नए नए जो गाइडलाइंस हैं उसको लेके आते हैं। फिर छठा जो है ऐसी कार्यवाही करना जिससे ग्राहकों पर निर्धारित गुणवत्ता का ही उत्पाद पहुंचे तथा बिक्री के लिए एक समान मानक गुणवत्ता स्टैंडर्ड क्वालिटी के उत्पाद ही निर्गत हों। हम ऐसा एक सिस्टम बनाते हैं कि जो हमारा जो फिक्स्ड जो हमारी क्वालिटी है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही जो है हमारे कस्टमर तक पहुँचे और कस्टमर के दिमाग में जो हमारे प्रोडक्ट के प्रति जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मेंटेन रह पाए। फिर जो नेक्स्ट है वो है गुणवत्ता के लाभ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्या फ़ायदे होंगे। तो ये फ़ायदे दोनों के लिए होते हैं, जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा उपभोक्ता है, उसके लिए भी क्वालिटी कंट्रोल के फ़ायदे हैं, और जो हमारा प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, उसके लिए भी क्वालिटी कंट्रोल के फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला अगर हम एडवांटेज देखें तो हम पहले देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर प्रोड्यूसर्स, जो उत्पादक हैं उनके लिए क्वालिटी कंट्रोल को अडेप्ट करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं कि पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि गुण युक्त वस्तुओं का उत्पादन होगा। व्हेन वी आर गोइंग टू फॉलो द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन आवर फैक्ट्री, तो उस कंडीशन में हम गुण युक्त वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, यानी वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफ आवर फैक्ट्री। दूसरा जो होता है अधिक बिक्री होता है। जब हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने लगते हैं, जब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है। फिर जो नेक्स्ट है वो क्या कहता है, मोर प्रॉफिट। जब आपका सेल्स बढ़ता है तो प्रॉफिट भी आपकी बढ़ने लगती है। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स आपके जब मार्केट में ज़्यादा सेल होने लगते हैं तो आपकी प्रॉफिट भी बढ़ जाती है। फिर बाज़ार में आपका साख बन जाता है, यू गेट द क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट ऑफ़ योर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जैसे आप बात करें कि अगर जो आपकी इन्वायरमेंट में जो है अमूल की दूध जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट में आती है, तो सब लोग प्रीफर करते हैं कि अमूल का दूध खरीदें। फिर जो है आपका कॉस्ट जो है वो वेस्टेज में भी कमी आएगी, क्योंकि आपके डिफेक्टिव ज़ीरो होने लगेंगे। आपके डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स ज़ीरो होने लगेंगे तो आपका जो वेस्टेज है, आपका जो खर्चा है वो भी कम हो जाएगा, तो वो भी इन्हेंस करेगा आपके प्रॉफिट को। फिर उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच में जो संबंध हैं वो अच्छे हो जाएंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर द कस्टमर्स, तो कस्टमर्स हमेशा आपके ही प्रोडक्ट को मांगेगा। अब दूसरा जो एडवांटेज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब क्वालिटी कंट्रोल को अगर कस्टमर्स के लिए क्या फ़ायदा देता है, तो कस्टमर अगर अपने दिमाग में गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं तो उनको गुणयुक्त सामान की वस्तुओं की जो अवेलेबिलिटी होती है वो मिलती है, विश्वसनीय सेवा मिलता है, रिलायबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं कि जो उस पर विश्वास कर सकें, अधिक बिक्री, यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जो आपको प्रोडक्ट लेने होते हैं तो आप जब एक किसी टूथपेस्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया, कोलगेट आपने सेलेक्ट कर लिया, तो कोलगेट की क्वालिटी अगर अच्छी है तो हमेशा आप वही यूनिफॉर्मिटी बनाना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा हमें कोलगेट ही मिले, तो वो उसकी जो क्वालिटी है वो आपके लिए मेंटेन रहेगी। अब जो है इसके बारे में जो नेक्स्ट हमारा है, जो टेक्नोलॉजी हम क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है प्रथम बारी में ही सही कार्य करना, यानी डू इट राइट फर्स्ट टाइम। तो जो संपूर्ण जो हमारी प्रोसेस है उसमें हम ये जब रूल अपनाते हैं तो इसमें हम सबसे पहले ये बात करते हैं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं इसके अंदर,
तो हमारा वहाँ पे पॉलिसी क्या होता है, शून्य दोष की नीति, पॉलिसी ऑफ जीरो डिफेक्ट। जब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हम जीरो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो बनाएं। तो यहाँ दोबारा कार्य करने या निरस्त करने की कोई अवसर नहीं होता है। जब आप जीरो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो आप उस प्रोडक्ट के लिए दोबारा काम करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये कि आप जो है रिजेक्शन के भी कोई आसार नहीं होंगे। यदि आप शून्य दोष वास्तव में क्या है, ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है। आप 100 प्रोडक्ट आपने बनाया और 100 प्रोडक्ट में आपने देखा कि 99 प्रोडक्ट्स आर गुड एज पर द स्टैंडर्ड, वो एज पर द स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर हुए हैं और केवल एक प्रोडक्ट है जो उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम मानते हैं कि हमारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बहुत ही कम हैं और जिसके वजह से रिजेक्शन के बहुत कम चांसेज हैं और जिसके वजह से हम दोबारा कार्य करने के लिए उस प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे वेस्ट को हम कम कर सकते हैं, हमारे एरर्स को हम कम कर सकते हैं जब हम डेटा ड्रिवन एलिमिनेशन करेंगे तो। और ये जो डू इट राइट फर्स्ट टाइम, पहली बार में ही सही कार्य करने के लिए हम एक सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हैं, हम एक नीति को इसमें इस्तेमाल करते हैं जिसका जो नाम है वो है EPDCA। EPDCA नीति के कठोरतापूर्वक पालन करने के लिए हमारी जो पॉलिसी जीरो मैन्युफैक्चरिंग विद जीरो डिफेक्ट्स है वो परिपूर्ण होती है। तो EPDCA आइए देखते हैं क्या होता है। ई फॉर इवेलुएट करना, मतलब हम जो प्रोसेस है, जो हमारा फैक्ट्री के अंदर मशीन मटेरियल और ये है, इसकी इवेलुएशन करते हैं कि ये हमारे एज पर द स्टैंडर्ड्स ये सारी चीज़ें मेंटेन है कि नहीं। जब इवेलुएशन हो जाती है तो हम प्लान करते हैं, P फॉर प्लान। प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ किस स्टेशन पे आएगा, फिर वो कैसे दूसरे स्टेशन पे जाएगा, फिर वो कैसे पैक होकर वेयर हाउस में जाएगा। तो द प्लानिंग वी आर गोइंग टू मेड, हाउ वी आर गोइंग टू वर्क, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसेस द रॉ मटेरियल टू फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, कि हम कैसे अपने कच्चे माल को एक निर्मित उत्पाद में बदलेंगे, इसके लिए प्लानिंग करते हैं। फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम कार्य करना शुरू कर देते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि हमारा जो कोई प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारा जो है वो उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, जो इवेलुएशन हमने की थी उसी के अकॉर्डिंग, उसी मानक के अकॉर्डिंग वो हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर उसमें कोई त्रुटि आती है तो हम क्या करते हैं कि उस त्रुटि को तुरंत वहीं दूर कर देते हैं ताकि हमारा वेस्टेज जो है वो कम से कम हो। फिर C फॉर चेकिंग, चेकिंग आपने देख लिया। फिर एक्ट, अगर चेक करने के बाद उसमें जो कमियां आती हैं तो उस पर हम एक्शन लेते हैं, हम उसको चेंज करते हैं, उसमें हम बदलाव लाते हैं। तो जो EPDCA को कठोरतापूर्वक इस नीति को जो फैक्ट्री अपनाती है, वहाँ पे हमारे जो पॉलिसी ऑफ ज़ीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो सही तरीके से कार्य करना शुरू कर देती है। उसके बाद जो है दूसरी टेक्नोलॉजी जो है तो हमारी जस्ट इन टाइम है। जस्ट इन टाइम के बारे में ऐसा कहा गया है कि जस्ट इन टाइम एक जापानी प्रबंधन प्रणाली है, फिलोसफी है, एक जापानी फिलोसफी है जिसमें ये कहा जाता है कि जो विनिर्माण में अपनाया जाता है तथा जिसमें सही स्थान में तथा सही समय पर सही गुणवत्ता एवं मात्रा के सही उत्पाद विनिर्मित किए जाते हैं। इट इज़ अ जापानी टेक्नोलॉजी management philosophy applied in manufacturing, which involves having the right items of the right quality and quantity in the right place at the राइट टाइम। इनके अनुसार हम क्या करते हैं कि जो राइट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल है वो राइट क्वांटिटी में राइट समय पर राइट जगह पे पहुँचे। मतलब सपोज किया कि किसी फैक्ट्री के अंदर मशीन 1 पे हमें मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने हैं और वो एक लॉट में जब मशीन एक बार स्टार्ट होगी तो वो 50 पीसेज ऑफ चॉकलेट्स बनाती है। तो जस्ट इन टाइम के अकॉर्डिंग हम पहले ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारा रिक्वायर्ड क्वालिटी दूध का क्या होना चाहिए, फुल टोन्ड होना चाहिए कि हाफ़ टोन्ड होना चाहिए, 50 लीटर होना चाहिए कि 60 लीटर होना चाहिए, मशीन स्टार्ट होने के कितने पूर्व पहले वो पहुंचना चाहिए और मशीन जहाँ पे है वहीं पे पहुंचना चाहिए। इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेने से क्या होता है कि लीड टाइम जो हमारी होती है बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस एंड द रॉ मटेरियल वो बच जाता है और ये फाइनली ये प्रॉफिट को इन्हेंस करता है। दूसरी चीज़ इसमें ये कही गई है कि यह एक ऐसा दर्शन है जिसमें सही समय पर सही अवयव को ठीक पर्याप्त मात्रा में
क्रय अथवा विनिर्माण करके बर्बादी को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये फिलॉसफी भी अपनाते हैं कि हम रॉ मटेरियल उतना ही मंगाएंगे जितना कि हमें प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है, और वो प्रोडक्ट को उतना ही बनाएंगे जितना कि प्रोडक्ट हमारे मार्केट में जाना है। तो इससे क्या होता है कि इन्वेंट्री जो होती है, इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे कि हमारी फैक्ट्री की प्रॉफिट बढ़ने लगती है। नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्राइमरी जस्ट इन टाइम्स के कुछ प्राइमरी एलिमेंट्स हैं जो फॉलो करती हैं इंडस्ट्रीज उसमें। तो आइए उसे देखते हैं कि वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। तो इसमें सबसे पहली जो है वो आवश्यकता अनुसार सिर्फ वांछित इन्वेंट्री रखना चाहिए। हमें हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा इन्वेंट्री जितनी हमें आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार ही हमें इन्वेंट्री को रखना चाहिए। दूसरी चीज़, गुणवत्ता के शून्य दोष तक बेहतर बनना चाहिए, कि जो हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट हो वो क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे हिसाब से जो है जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स बने, उसमें हमारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की संख्या जो है वो कम हो जाए। फिर सेटअप टाइम, क्यू लेंथ, लॉट साइज, इसको हम कम करेंगे तो हमारा लीड टाइम जो होगा वो कम होगा। जैसे आप मशीन को सेटअप टाइम करने में जो समय लगता है उसको कम कर दें, आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें। जो लॉट साइज है यानी भंडारण है उसको हम कम कर रहे हैं, जितना प्रोडक्ट बना उसको पैक करके आपने भेज दिया ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए हमारा लीड टाइम जो होता है वो कम हो जाता है। सभी प्रक्रियाओं को समय समय पर जांचना तथा न्यूनतम लागत पर आवश्यक सुधारों का समावेश करना। हमें जो भी प्रोसेस जो हो रहा है, जो फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल को बदल के फाइनल प्रोडक्ट में आने के लिए जितनी जो हमारे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल्स का आना हुआ, चाहे वो मशीनिंग हुआ, या ऑपरेटर की डेवलपमेंट की बात की गई, या मशीन को कुछ डेवलपमेंट किया गया, तो मिनिमम कॉस्ट पे जो सारी चीज़ें अपग्रेड हो सकती हैं उन सारी चीज़ों को हमें अपग्रेड करते रहना चाहिए, ताकि हमारी जो प्रक्रिया है उसके वजह वो जो है सुदृढ़ तरीके से हमारे मानक के अनुसार कार्य करते रहें, जिससे कि हमारे जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो मेंटेन रहें। अब जेआईटी प्रबंधन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो यह एक संगठन का निर्माण करता है जो ग्राहकों की इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड्स की पूर्ति करता है, चाहे उन अपेक्षाओं का स्तर कोई भी हो। आप एक सिंपल सा केस स्टडी मैं करता हूँ कि एक कस्टमर है, उसके पास 1 लाख रुपए का बजट है और वो फोर व्हीलर लेना चाहता है, 2 लाख रुपए का बजट है और फोर व्हीलर लेना चाहता है। दिस इज़ द डिज़ायर ऑफ द कस्टमर। तो जस्ट इन टाइम क्या करेगा कि जस्ट इन टाइम ये खोज करता है कि उनका लेवल ऑफ जो सेटिस्फेक्शन है वो 2 लाख तक का है। तो देखिए टाटा नैनो एक गाड़ी निकल के आई थी जो ऐसे कस्टमर्स की नीड को फुलफ़िल कर रही थी। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 1 करोड़ रुपए हैं और उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो व्हीकल के रूप में, तो उसके लिए भी कंपनीज ने अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज़ को यूज करके एक कार निकाला, और उस कार के इस्तेमाल से जो है वो जो उनका लेवल ऑफ डिज़ायर है वो उसको फुलफ़िल किया। दूसरा क्या होता है, यह पदार्थ के आगमन, प्रोसेसिंग तथा समुच्चय होकर ग्राहकों तक पहुंचने में होने वाले व्यर्थ समय को न्यूनतम करता है। मतलब जो अराइवल ऑफ द रॉ मटेरियल प्लस जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है, असेंबलिंग टाइम है, और ग्राहक तक पहुंचने वाला जो टाइम है, ये सारी चीज़ों को कैसे हम कम कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हम लोकलाइज सर्च करेंगे, हमारा मार्केट लोकलाइज्ड होना चाहिए, तब जाके हम इन सारे चीज़ों की जो टाइमिंग है इन सब टाइम में जो हमारा जो मिनिमाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता है। यह कच्चे माल, प्रोसेसिंग तथा तैयार उत्पाद की माल सूची को कम करता है। मतलब आपका कच्चा माल उतना ही आए जितना कि आपको अपने कच्चे माल को फाइनल प्रोडक्ट में बदलना हो, और फाइनल प्रोडक्ट हम उतना ही बनाएं जितना कि हमें मार्केट में ज़रूरत हो, कंजम्पशन हो, ठीक है। फिर जीआईटी उत्पादन तकनीक के अंतर्गत अवयव को रखने के लिए कंटेनर का हम प्रयोग करते हैं। वी हैव टू यूज कंटेनर जिसका साइज प्री डिसाइडेड होता है और उसका मापन हमें पता है। सपोज कि एक 2x2 की एक आपकी प्रोडक्ट है वो आ रही है, तो एक कंटेनर में मान लीजिए आपने 100x100 का कंटेनर लाया, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेंगे कि 2x2 के जो है हमारे 25 प्रोडक्ट जो है हमारे 100x100, या 50 प्रोडक्ट जो है हमारे 100x100 के कंटेनर में आ जाएंगे। तो यू कैन फाइनली डिसाइड कि कितने नंबर ऑफ पीसेज हमारे पैक हुए, और वो तुरंत जो है वेयर हाउस से ट्रांसपोर्टेशन में जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे जेआईटी के गोल क्या है, व्हाट इज़ द एम्बिशन ऑफ, व्हाट इज़ द गोल ऑफ जेआईटी, उसके लक्ष्य क्या हैं? तो पहला लक्ष्य ये होता है कि संगठन की क्षमता को बढ़ाना। क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं संगठन को?
तो हम उसके जो ऑप्टिमल प्रोसेस हैं उसको हम डेवलप करेंगे। ऑप्टिमल प्रोसेस को डेवलप करने का मतलब ये हुआ कि हम मिनिमम कॉस्ट पे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को लेके आएंगे। उसके लिए हम अपना जो मशीनिंग प्रोसेस है उसको सुदृढ़ करेंगे, जो ऑपरेटर है उसको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, जो हमारे रॉ मटेरियल्स है उसकी शुद्धता का ध्यान रखेंगे, जो हमारा प्रोसेस टाइम है उसकी ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ को हम ऑप्टिमल प्रोसेस में विकसित कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, उत्पादन प्रक्रियाओं की दक्षता में वृद्धि करना। इफिशियंसी में वृद्धि करने का अर्थ है उत्पादकता में वृद्धि करना तथा उत्पादन लागत में पर्याप्त कमी करना। व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, तो इफिशियंसी मीन्स प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। तो जब आप इनपुट कम करेंगे, इनपुट जब आप कम करेंगे आउटपुट बढ़ाएंगे तो आपका एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज द आउटपुट अपॉन इनपुट इज द रेशियो ऑफ इफिशिएंसी। फिर तीसरा है उत्पादन प्रक्रम में व्यर्थ समय, प्रयास तथा पदार्थ के स्तर में भी यथासंभव कमी हमें करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो उत्पादन प्रक्रम में जो समय व्यर्थ हो रहा है, जो प्रयास में समय व्यर्थ हो रहा है, इसको हमें कम करना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारे जेआईटी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे जस्ट इन टाइम को अच्छे से एक्ट कराते हैं। तो सबसे पहला है मानव भागीदारी, पीपल इन्वॉल्वमेंट। तो पीपल इन्वॉल्वमेंट में जो 4 फैक्टर्स आएंगे, ये ग्राफ आप देखिए, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। दिस इज़ द एलिमेंट्स ऑफ जेआईटी। तो जेआईटी में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपका मानव भागीदारी जो होगा वो स्टॉक धारक तथा स्वामी उसमें आएंगे। उनकी क्या भागीदारी, कर्मचारी और संगठन, कौन से आपके एम्प्लॉई हैं, कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपका मैनेजमेंट और आपका डिसिप्लिन। ये 4 चीज़ें आपकी आएंगी मानव भागीदारी में, जो आपके जस्ट इन टाइम का एक एलिमेंट है। दूसरा आता है प्लांट सिस्टम, आपका कौन सा है। तो संयंत्र अभिन्यास, जो आपके प्लांट का मैकेनिज्म है वो क्या है। जो आपके यहाँ श्रमिक काम कर रहे हैं वो मल्टी यूज के हैं या सिंगल यूज के हैं। कैनबैन सिस्टम कैसा है आपके यहाँ। मांग युक्त उत्पादन आप कर रहे हैं कि आप अपने तरीके से प्रोडक्ट को बना रहे हैं और फिर मार्केट सर्च कर रहे हैं। फिर प्रणाली, जो आपका प्रणाली है वो क्या है। एमआरपी तथा एमआरपी 2 है। बाधा रहित उत्पादन आप कर रहे हैं, मानकीकरण कर रहे हैं कि नहीं, संपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण कर रहे हैं कि नहीं। तो ये जेआईटी में जो 3 एलिमेंट्स है जिसके 4-4 पार्ट्स आपने देखे, ये सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं जेआईटी में। अब हम बात करते हैं कि जेआईटी के हमारे लाभ क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ और लिमिटेशंस ऑफ जेआईटी। तो सबसे पहला जो हमारा लाभ है वो ये है कि दोषपूर्ण उत्पाद, स्क्रैप तथा दोबारा कार्य करने में कमी आती है। जब हम जस्ट इन टाइम को किसी फैक्ट्री के अंतर्गत जब हम इंड्यूस करते हैं तो वो इंड्यूस करते ही हमारा जो कार्य है वो दोषपूर्ण, जो स्क्रैप आता था या जो रीवर्क करने की जो हमारी दिक्कतें होती थी उसको हम कम कर सकते हैं। फिर उत्पाद, हमारा जो प्रोडक्ट तथा सेवा, प्रोडक्ट और सर्विस का बढ़िया परफॉर्मेंस करना, हमारा ग्राहक को उत्तम सेवा देकर प्रतिस्पर्धा में बने रहना, ये हो सकता है। हम अपने कस्टमर के बीच में अपने प्रोडक्ट को डिमांड में रखें तो जस्ट इन टाइम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर जो है आपका वर्क इन प्रोसेस में बहुत कमी आती है, जिससे कार्यस्थल की आवश्यकता में भी कमी आती है। वर्क इन प्रोसेस मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है, मार्केट में जाके कंज्यूम हो जा रहा है, बन रहा है मार्केट में जाके कंज्यूम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका वर्क स्पेस जो है वो वर्क स्पेस पे हम जो है क्या कर सकते हैं, कमी ला सकते हैं, क्योंकि आपका स्टॉक जो है वो नहीं रहेगा। फिर सप्लायर जो होगा आपका, वो सप्लायर को मजबूत तथा अधिक विश्वसनीय हम बना सकते हैं। उच्च लाभ प्राप्त होता है तथा ग्राहक जो है वो सेटिस्फाइड रहता है। कर्मचारियों के मध्य बेहतर कार्यकारी संबंध हो जाते हैं। हमारे कच्चे माल का भंडारण या फिनिश प्रोडक्ट का भंडारण कम हो जाता है। अब इसकी सीमाएं हम देखेंगे कि सीमाएं क्या होती हैं, कौन कौन से जीआईटी के इस्तेमाल करने से हमारी सीमाएं क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे जो है कमियां हैं। तो जीआईटी से संबंधित लाभ कुछ हद तक जापानी परिवेश तक सीमित होते हैं तथा कार्यस्थल पर वैसा ही परिवेश बनाना कठिन होता है, क्योंकि जापानीज इन्वायरमेंट को क्रिएट करना हर एक इंडस्ट्री के लिए टिपिकल है। इसलिए इसको जो है इसको एक्ट में लाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। दूसरी क्या है कि जीआईटी उत्पादन प्रणाली की सफलता नियोक्ता यानी जो एम्प्लॉयर है उस पे, जो कर्मचारी यानी एम्प्लॉई है उस पे, संबंधों, विभिन्न कार्यों के लिए प्रचालकों एवं प्रशिक्षणों तथा बाजार के मांग के अनुरूप प्रणाली में परिवर्तन आदि पर निर्भर करती है। यानी जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉई है, जो आपका ट्रेनिंग देने वाला है, जो आपका मार्केट है, इन सबों पे भी आपका जो है प्रोडक्ट क्वालिटी निर्भर करता है।
फिर जो है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, आपके जीआईटी से व्यक्तिगत स्वायत्तता में कमी आती है। साइकिल टाइम कम होने के कारण श्रमिक की मांग के अनुरूप तुरंत ही बदलाव करना पड़ता है। जीआईटी उत्पादन केवल तभी प्रभावी रहता है जब दैनिक डिमांड डिमांड डेली डिमांड पर्याप्त हो, तभी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मांग की भविष्यवाणी में गलती की भरपाई करने के लिए कोई सुरक्षित भंडार नहीं होता है। यानी अगर हम कोई जो है एक फोरकास्ट किया, हमने मार्केट के लिए कुछ फोरकास्ट किया और वो फोरकास्ट जो है वो अगर फॉल्स हो गया, तो फिर हम उस प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कोई राह नहीं बच जाती है। इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारे हमने देखे जो लाभ और हानियाँ, और जस्ट इन टाइम को हम अप्लाई करने से कैसे हम जो है अपने क्वालिटी को सुधार सकते हैं। तो तीन चीज़ें हम लोगों ने देखा, क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। फिर दो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने देखे, दो हम लोगों ने फिलोसफी देखे, डू इट फर्स्ट डू इट राइट फर्स्ट टाइम, पहली बार में ही सही कार्य करना। और दूसरा हम लोगों ने देखा जस्ट इन टाइम। तो ये दो टेक्नोलॉजी से जो है हमारे फैक्ट्री का जो है वो हम प्रोडक्शन अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग प्रोसेस कंट्रोल पढ़ेंगे।